ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे झारखंड के बड़े ट्राइबल लीडर यानी कि आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा बंधु तिर्की जी से। अगर इनके आप करियर को देखें तो झारखंड में राजनीति इनकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में। फिलहाल ये अलग जो खासतौर पर CNT SPT मामले हैं या फिर आदिवासियों के जो दूसरे मामले हैं, इनकी लड़ाई लगातार जारी है। हम बात करेंगे उन तमाम लड़ाइयों की, लेकिन उससे पहले बंधु तिर्की के राजनीति में आने का जो किस्सा है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। हम जानेंगे सीधे बंधु तिर्की जी से। आप बैंक अधिकारी थे बंधु जी, राजनीति में एकाएक कैसे? देखिए, ये राजनीतिक में आना मेरे लिए एक संयोग ही हुआ जी। मेरी जान पहचान सबसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हुआ था। और उस समय DC हुआ करते थे राजीव कुमार रांची के। जी। राष्ट्रीय जनता दल में तब कोई आदिवासी नेता, आदिवासी चेहरा नहीं हुआ करते थे। तो मैं बैंक में रांची में यहाँ पर हमारी पोस्टिंग थी। तो राजीव कुमार DC के साथ मेरा काफ़ी अच्छा जान पहचान था। तो हमें लगता है ये टास्क लालू जी राजीव कुमार DC को दिया हो, कोई आदिवासी चेहरा। तो राजीव कुमार जी के साथ बातचीत करने के बाद में हमें एक बार लालू जी से हमसे भेंट करवाया गया और हमसे वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने एक हमें टास्क दिया, इन्हें एक कार्यक्रम दिया और आदिवासी सम्मेलन आयोजन करने की बात कहा गया। और उस समय सूरज मंडल वगैरह लालू जी का विरोध कर रहे थे। तो क्या पारिवारिक को ऐसी पृष्ठभूमि थी जिसमें कि आपका राजनीति का कोई प्रेम जो पुराना है वो पहले से बना हुआ था? हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे परिवार में हमारे फादर सिंपली CCL में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। माँ गृहिणी है, अशिक्षित है माँ। कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे घर में नहीं रहा। मैं उन्हीं से, लालू जी से ही मैं राजनीतिक में प्रेरित हुआ। लेकिन एक बैंक अधिकारी का राजनीति में प्रेम और फिर महत्वाकांक्षा, ये लोगों को बड़ा अजीब सा लगा सुन के लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब है क्या कि उस समय जी, जब मुझे आदरणीय लालू जी से हमसे भेंट कराया गया तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और उस समय जब मैंने कहा आपको कि तत्कालीन DC राजीव कुमार हुआ करते थे, हमारे कहने पर ही आम लोगों का काम को तुरंत वो कर देते थे। जी। तो मैं अगल बगल के गांव में काम वगैरह करवाता था तो लोग हमसे काफ़ी प्रभावित होते थे। और इस काम को आगे बढ़ाने में हमें राजीव कुमार जी का DC हुआ करते तो उनका बहुत एक तरफ से उसका मैंने उनका एक सहयोग रहा। लेकिन बैंक अधिकारियों का काम ऐसे ही बहुत मुश्किल भरा होता है, समय बहुत कम मिलता है। बैंक में अगर आप 10 बजे गए, रात में 10 बजे तक आप वापस आना हुआ, समय कैसे मिलता था इस तरह की चीज़ों के लिए? मैंने चूँकि DC हुआ करता था और डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए मैं DC को ही करता था। तो DC से के द्वारा डिपॉजिट मोबिलाइज भी हमको डिपॉजिट भी मिल जाता था। मन में कहीं तो था, बड़े पदाधिकारी मन में राजनीति के लिए कहीं ना कहीं प्रेम था ना, मन में महत्वाकांक्षा भी था कि हाँ बिल्कुल। जब उपायुक्त महोदय के द्वारा कुछ काम लोगों के बीच में मैं ले जाता था, लोगों का उनके पास में तो काम हो जाता था तो लोगों का, हमारे प्रति लोगों का एक बहुत रुझान बढ़ता था। लोग हमारा बहुत तारीफ करते थे, लोगों के लोग हमें काफ़ी हमको इज्जत कदर करते थे। तो हमें लगा कि ये बैंक छोड़ करके यही काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने कोशिश किया उसमें कि भाई चलिए इसी काम को करेंगे। तब भी मैं जब था तो हमको लालू जी ने हमको लोहरदगा से पार्लियामेंट का टिकट दिए थे। तो अच्छा। पार्लियामेंट का टिकट हमको मिला। तब क्या हुआ कि हमको बैंक से NOC नहीं मिला, फिर मुझे जो नॉमिनेशन हमने नहीं कर पाया। फिर मैं रेगुलर बैंक में काम करते रह गए। तो आपके राजनीतिक गुरु कौन? लालू यादव मान के चले? बिल्कुल, मैं उसका, मेरा आदर्श भी है और मेरा राजनीतिक गुरु भी वही है। आपने इतनी संभावनाएं कैसे देख ली? वो काम करना, और मेरा शुरू से ही आदत था कि मैं बहुत कोई चीज़ को, जिस चीज़ को मैंने ठान लेता था तो उसको करने के लिए पूरा उसके लिए जद्दोजहद करता था और सफलता हमको मिलता था। इसलिए बैंक में रहा तो बैंक में मेरा अलग ही तरह का एक उपलब्धि थी। बैंक को मैंने बढ़ाने में कई सब शाखाएँ हमारे समय में हमने रांची में हम खुलवाए। तो बैंक के बड़े पदाधिकारी भी हमारे साथ काफ़ी मैंने उनकी घनिष्ठता थी। तब है कि कभी कभी क्या लेकिन आपके और लालू की राजनीति में एक चीज़ जरूर सामान्य है, जो कॉमन है, वो ये कि वो बैकवर्ड की राजनीति की, आप यहाँ पर आदिवासियों की राजनीति की।
तो क्या बड़ी सोच समझ के इस तरह के आप एजेंडा को लेते हैं ताकि बहुत तेजी से आप लोकप्रिय हो जाए? आदिवासी का जो उनका पिछड़ापन, उनका अशिक्षा, उनका जो उनकी जो हक की बात करना, तो रियल में हमने देखा कि भाई आदिवासियों की बात भी नहीं हो किया जाता था, आदिवासियों का उनका जो हिस्से की बात नहीं होता था उनको आगे बढ़ाने के संबंध में। तो तब मैंने इसी चीज़ों को चुना और आदिवासियों के बीच में मैंने ज़्यादा मैंने जाने का प्रयास किया। तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई, उनके बीच में जाने के बाद भी मुझे प्रेरणा मिली और हमें लगता है कि नहीं, हमको नौकरी छोड़ करके इसके लिए ज़्यादा करना चाहिए। और मैंने एक तरफ से रिस्क लिया, इसको कहा जाए जी। रिस्क लेने के बाद में जब काम करते गया तो हमें ज़्यादा लोगों के द्वारा हमको शोहरत लोगों के द्वारा हमको मिलने लोगों ने बहुत आपको प्यार किया है। बंधु जी ने कहीं ना कहीं राजनीति में जो समझ है उस समझ का इन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया और अगर आदिवासी समाज की बात करें तो आज उस समाज में एक बड़े नेता हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एक राजनीति का जो परिधि है उसको उसने काफ़ी बड़ा करने की कोशिश की। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बंधु तिर्की जी जानेंगे कि झारखंड की राजनीति में और क्या कहाँ दखल की जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंधु तिर्की जी से। मौका, आदिवासी समाज के बीच में पकड़, लोकप्रियता, उसके बाद आप मंत्री भी बने, चुनाव जीते, मंत्री भी बने। इस पूरे प्रदेश में अगर आप देखें, इस पूरे प्रदेश का निर्माण आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़मीन पर नहीं पहुंचता था, जो विकास की योजनाएं थी वो उन तक नहीं पहुंचती थी। तो कुल मिलाकर एक तरह से जिस तरह से राज्य का निर्माण हुआ उसके बाद से तमाम लोगों के दायित्व थे, आपका भी था, आप भी सरकार में शामिल थे, लेकिन आदिवासियों का बहुत भला नहीं हो पाया। बंधु जी, ऐसा क्यों? बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि ये राज्य बना तो आदिवासियों को ही केंद्र बिंदु मान करके बनाया गया। मैंने जब इसका राज्य पुनर्गठन का जो बिल भी ला रहा था पार्लियामेंट में, उसमें तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने भी ये बात आदिवासियों के संबंध में कह करके राज्य को अलग किया गया। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जो उनके डेप्थ में, गहराई में जा करके उनकी बातों को समझना, आदिवासी की बातों को समझने की, उनकी भावना को समझने के प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास कभी नहीं किया गया और ना ही उसके अनुसार कोई भी योजना को तैयार किया गया। जी। प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो दुमका प्रमंडल है, इधर पलामू प्रमंडल है, दक्षिण छोटानागपुर है, कोल्हान है आपका, फिर उत्तरी छोटानागपुर, और ये तमाम प्रमंडलों में आप देखेंगे तो हर एक जगह उनका भाषा, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग अलग है। जी। अगर कहा जाए कि हर थम 20-25 किलोमीटर जाएं तो वहाँ की भाषा अलग अलग यहाँ पर बोली जाती है, परंपरा, संस्कृति अलग। और इलाका भी आप देखेंगे कि आप कोल्हान को आप देख लें, चाहे आप दुमका को देख लें, या तो आप दक्षिण छोटानागपुर में दें, तो यहाँ का जो आपका टोपोग्राफी है तो उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है जी रही। लेकिन ये अध्ययन कभी इस पर अध्ययन इस बारीकी से हमें लगता है नहीं किया गया, ना जानने का प्रयास भी किया गया, चाहे पदाधिकारी का मामला हो, चाहे आपका पॉलिटिकल नेताओं का मामला। जब राज्य के लिए आंदोलन चल रहा था, गुरुजी सबसे बड़े नेता थे, संथाल प्रणाम की बड़ी पकड़, संथाल की राजनीति समझते हैं, लेकिन पूरे झारखंड के नेता थे, झारखंड का निर्माण भी हुआ। बाबूलाल बाद में बड़े नेता हुए, फिर बंधु तिर्की जैसे लोग आए, आप भी बड़े नेता हैं। इतने नेता, लेकिन फिर भी आदिवासियों का बहुत ज़्यादा भला नहीं पाया। तो क्या नेता सब फेल हो गए? नहीं, मैं नेताओं का फेल, मैं अगर कहा जाए इस पर कि देखिए, यहाँ जो पदाधिकारी हैं वही पदाधिकारी टोपोग्राफी को कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया। तो लेकिन आप समझाने की कोशिश और जो नेताओं का भी जो जिम्मेदारी होना चाहिए, इस पर भी मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल ईमानदारी से कि जो नेताओं की भी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाया, और इसका ही परिणाम है कि आज प्रदेश का आदिवासियों का ये हालात है। हम इस जिम्मेवारी से, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने किया, लेकिन हमें और जितना करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। और बाकी जो हम आदिवासी यहाँ जो एमएलए बनते हैं, चाहे प्रतिनिधि एमपी बनते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है जी। लेकिन हम कभी आपस में तालमेल नहीं बना पाए।
और जो पॉलिटिकल रूप से जो आपस में एक डायलॉग होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, चाहे पक्ष विपक्ष में, जी इन चीज़ों को भी हमने कभी इसको नहीं किया। और इसी का नतीजा है कि आज इस प्रदेश के आदिवासी इतने आबादी होने के बाद भी वो हाशिए पर हैं। हाशिए पे रहने के पीछे कहीं ये तो कारण नहीं है कि कुछ आदिवासी शिबू सोरेन के समर्थक हैं, कुछ आदिवासी बाबूलाल के मुट्ठी में हैं, कुछ लोग आपकी मुट्ठी में हैं, लेकिन अगर हम पूरे आदिवासियों के हक की बात करें तो कम और ज़्यादा तमाम जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनका जो हालात हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आप जो 4-5 नेता हैं यहाँ पर, जो बड़े नेता हैं, जो जाने माने नेता हैं, कहीं आप लोग तो जिम्मेदार नहीं हैं इनके लिए? देखिए, गुरुजी का कहना, गुरुजी एक बड़े नेता हैं और गुरुजी का जो आंदोलन का ही परिणाम है कि ये प्रदेश अलग हुआ है जी, लेकिन प्रदेश के हालात नहीं अच्छे और हुए। प्रदेश का बिल्कुल हालात ठीक नहीं हुआ है, नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके लिए अब समय जो हुआ 16 साल अगर आप देखें तो अब समय आ गया, कम से कम आदिवासी नेताओं को अब चेतने की आवश्यकता है जी। अब कम से कम उसको फेल नहीं होना चाहिए, अब तो चिंतन करना चाहिए। अगर यही स्थिति रहा तो हमें लगता है कि आदिवासी नेताओं के प्रति आदिवासी आम लोगों का ही पूरा विश्वास उठ जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बड़ी चुनौती को अब आदिवासी नेताओं को बिल्कुल ईमानदारी से इसको मंथन करने की उनको 2000 से आवश्यकता है। पहले, राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद आदिवासियों के अधिकार की बात करें, उनके सुविधाओं की बात करें, उनमें शिक्षा दीक्षा की बात करें, सुविधाओं की बात करें, कितना लगता है कि विकास हुआ है? देखिए, जिन चीज़ों के लिए जो पैसा राशि जो उनके लिए आता है जी, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, कि भाई उस पर ईमानदारी नहीं बरता गया है। जिस उद्देश्य जिसके लिए पैसा है, जैसे ट्राइबल सब प्लान की बात अगर हम कहें, जी, ट्राइबल सब प्लान धारा 275 के अंतर्गत उनका शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उनका इनकम जनरेट, आय वृद्धि के संबंध में जो राशि आता है, इतना पैसा राशि आता है, लेकिन ये पैसा का इस राशि का डाइवर्ट करना, दूसरी चीज़ों में खर्च करना, और इसमें हम लोग आदिवासी नेता बिल्कुल चुप रहते हैं, इस पर नहीं बिल्कुल बोलते हैं। आदिवासी नेता चुप रहते हैं। अगर आदिवासियों की बात करें तो आज जो आदिवासी युवा हैं, कई ऐसे युवा हैं, अगर आप नक्सली संगठन की बात करें तो ज़्यादातर वहाँ भी आदिवासी युवा पाए जाते हैं। आखिर जिस प्रदेश में इतने बड़े बड़े नेता हों तो यहाँ के जो युवा हैं वो आखिर अपने रास्ते से भटक क्यों जा रहे हैं, हम जानेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंधु तिर्की जी से। बंधु जी, इतने प्रोग्रेसिव नेता, पुराने नेता, जिनको पूरे समाज की पकड़ थी, आप चीज़ों को अच्छा से समझते हैं, लेकिन अगर झारखंड के टोपोलॉजी और जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहाँ पर आप देखें, जितने भी नक्सली संगठन यहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादातर जो चेहरा है वो आदिवासियों का है। क्या उनको आपके जो डायलॉग्स हैं या जो एक जनतांत्रिक प्रणाली है, जो लोकतंत्र है, क्या आप समझाने में कहीं चूक हो गया, जो लोग या लोगों पे आप पे विश्वास नहीं रहा कि एक अलग धारा में लोग चले गए, भटक गए? राजेश जी, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि सबसे पहले झारखंड के आदिवासी नेताओं को अब किसी पार्टी का नौकरी नहीं करना चाहिए जी, उनको बिल्कुल ही। हम जो भी पॉलिटिकल नेता हैं वो खुद अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ का इलाका का समस्या के बारे, चाहे वहाँ का जो नक्सली गतिविधि है, चाहे यूथ का जो वहाँ पर दिशाविहीन होना, ये जो आपका मुख्य धारा से कटना, ये सारी चीज़ उनको जानकारी है। तो जो जीत करके आते हैं उनको ईमानदारी से, चाहे सदन में भी, और सदन में भी बात रखने की ज़रूरत है। और अगर वो पार्टी का नौकरी अगर नहीं करेंगे, चाकरी अगर टिकट का डर से हो, चाहे कोई पद का लुप्ता ना रहे, और इसमें तब वो लोग कर सकता है। लेकिन वो अगर वो पार्टी का नौकरी चाकरी की तरह अगर करे उसका, तो ऐसे परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। हम लोग आज इसीलिए बोलने के लिए हम लोग हैं कि भाई मैं हूँ तो सिर्फ आदिवासी, पहले मैं आदिवासी हूँ जी, उसके तभी हमको आदिवासी सीट से टिकट मिलता है, तब मैं विधायक बनता हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ करना है। तो क्यों इसके लिए सकारात्मक पहल क्यों नहीं होता आप लोगों की तरफ से? यही कि भाई जो आदिवासी युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां वहाँ पर हैं, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो अच्छे नौकरी में जाएं। 16 साल और आपका राज्य। देखिए, सरकार को हम सारे आदिवासी जो लोग हैं नेता, हम सही तरीके से सरकार को भी, जो भी जिसकी भी सरकार हो, उसको हमें
सुझाव देने की आवश्यकता है, डायरेक्शन देने की आवश्यकता है चीज़ों को। जैसे हमने ट्राइबल सब प्लान की बात किया है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो राशि उनको आता है उनके लिए, या तो राज्य सरकार की योजना बनती है, ये सारे जब योजना इम्प्लीमेंट नहीं होता है और तभी अगर आप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं और आप आदिवासी के विकास की बात करते हैं, आदिवासी को आप उनका आय वृद्धि की बात करते हैं, उनका शिक्षा की बात करते हैं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आदिवासी नेताओं को ईमानदारी से इन चीज़ों को उठाते हुए उस पर फोकस करने की जरूरत है। ईमानदारी से याद है कि CNT SPT पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला, आप भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी बहुत सारे उसमें बयान दे रहे हैं। CNT SPT पर सरकार ने जो पहल की, लेकिन विपक्ष की तरफ से या आप जैसे लोगों की तरफ से कभी इसको लेकर आपस में कोई डायलॉग नहीं किया गया, सही ढंग से इसका डिस्कशन नहीं किया गया। अगर आम लोगों के हिसाब से आप देखें तो आप हक की जरूर बात करते हैं, लेकिन आज तक लोगों को समझाने की कोशिश नहीं हुई, क्यों? देखिए, CNT SPT संशोधन जो किया गया जी, इस पर निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला था ये, और CNT SPT एक्ट ये आदिवासियों का, और उसके साथ जो आपका जो CNT एक्ट के SPT के दायरे में आते हैं उनका भावना से जुड़ा हुआ। राज्य सरकार को चाहिए था कि पब्लिक डोमेन में बात करना चाहिए था, बिल्कुल बात करना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से भी चूक हुआ और कि आप सड़क पर आंदोलन को ले गए, लेकिन सदन के अंदर आपने कोई चर्चा नहीं की। नहीं, इसलिए कि पहले सड़क पर हम लोग तो सड़क पर पहले से ही हम लोग जब बात उठी, जब अध्यादेश लाया गया तभी से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक सदन में बहस करने की बात है थी, तो इसको पहले ये ऐसा होता है, ऐसा कोई परंपरा नहीं है कि हम पहले ही हम बिल को हम पुटअप करा करके हम बहस करें। बिफोर भी बहस कराया जाता था, एक आम सहमति बनाया जाता था। नहीं, जब आपकी सरकार थी या जैसे हेमंत की सरकार थी तो उस समय भी इस पर चर्चा कराई जा सकती थी। नहीं, हम लोगों ने, हमारे समय चर्चा CNT एक्ट का चर्चा हुआ था, CNT एक्ट बचाओ मोर्चा बनाया गया था इस बार, और हम तब तक MLA भी थे, चर्चा हुआ था। सिर्फ बचाने की बात नहीं करें, अगर CNT SPT में कोई बदलाव की जरूरत थी जो आदिवासियों के हक को ध्यान में रखते हुए अगर करें, समय के हिसाब से कानून बदलते हैं लेकिन उससे आदिवासियों का फायदा हो। तो अगर आदिवासी का हित के लिए ये संशोधन होता तो निश्चित रूप से इस सरकार को हम लोग बधाई देते। लेकिन अगर आप कहें जिस सेक्शन को, इसको CNT एक्ट में ही जिस सेक्शन को संशोधन करना चाहिए था, 46 में संशोधन करता तो आदिवासी को लाभ होता। तो यही चीज 21 में संशोधन किया है राजेश जी, तो इससे उसको नहीं उस लाभ होना। नहीं, हम आपके बात से सहमत हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ग्रीवांसेस था, आप चाहते थे कि बदलाव थोड़ा और लॉजिकल हो, थोड़ा और उनके हक की बात हो, तो सरकार के साथ में एक डेलीगेशन मिलता, सरकार से बात करने की कोशिश होती, बात नहीं बनता तो फिर सरकार को मैं भी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी कई एक बार मैं तो व्यक्तिगत उसको लिख करके दिया था कि भाई आप 21 में संशोधन ना करें जी, अगर आपको करना है तो आपको 46 में संशोधन करें, SPT एक्ट में आप 13 में संशोधन ना करें, अगर करना है तो सेक्शन 20 में करें। और इससे किसी भी हालत में इस संशोधन में लोगों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि इस संशोधन के माध्यम से आदिवासी अपने ज़मीन को बेच करके या तो उससे आपका वो ज़्यादा राशि में बेच सकता है, कमा सकता है, अभी औने पौने दाम में बिक रहा है, ऐसा नहीं है। ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपति के लिए, पैसे वालों के लिए किया गया। बंधु तरीके जैसे हम बहुत कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, बहुत सारे एजेंडे हैं जो कि बाद में हम बात करने की इनसे कोशिश करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही, जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।